नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 की समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे थे। हमारे इस दूसरे अध्याय का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना और इस अध्याय के अब तक हम 4 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस 5वें भाग का नाम है भारत की जनसंख्या की आयु संरचना। तो पिछले भाग में हमने भारत की जो जनसंख्या है उसके आकार और समृद्धि की बात की थी और आज हम विशेषकर हमारे देश की जनसंख्या की आयु संरचना के संबंध में कुछ आंकड़ों को जानने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि किस प्रकार के आयु के लोगों का हमारे देश की जनसंख्या में कितना हिस्सा है। सबसे पहले हम भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना को इस तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। तो बच्चों, यह सारणी या ये तालिका आपकी पुस्तक में भी दी गई है और इस तालिका में भारत की जनसंख्या की आयु संरचना प्रदर्शित की गई है 1961 से 2026 तक। यहाँ हम जानते हैं कि 2011 तक के आंकड़े तो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो 2026 के आंकड़े हैं ये वास्तविक ना होकर के एक अनुमान के आधार पर यहाँ सम्मिलित किए गए हैं। यानी जिस प्रकार से अब तक परिवर्तन हुए हैं उस आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2026 तक हमारे देश की जनसंख्या में किस आयु वर्ग का कितना हिस्सा होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ वर्ष लिखे गए हैं, उसके बाद आयु वर्ग दिए गए हैं और अंत में इस कॉलम में जोड़ दिया गया है। और आयु वर्गों में आप देख रहे हैं 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक, ये 3 आयु वर्गों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये 0 से 14 वर्ष यानी जो हम जिनको बच्चे कह सकते हैं, छोटे बच्चों का आयु वर्ग है। 15 से 59 वर्ष ऐसा आयु वर्ग है जिन्हें हम युवा के नाम से बुलाते हैं और 60 वर्ष से अधिक का जो आयु वर्ग है उन्हें अक्सर हम वृद्ध जो जनसंख्या है उस नाम से बुलाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं 1961 की, तो आप देख पा रहे हैं कि 1961 में 0 से 14 वर्ष का जो प्रतिशत था हमारे देश की जनसंख्या में वो था 41% और इसी प्रकार 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत था 53% और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या का प्रतिशत था 6%। उसके बाद 1971 के जो आंकड़े हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 42% और इधर 60 वर्ष से अधिक वाले लोगों में कमी आ गई, यह 5% रह गया। और जो 15 से 59 वर्ष वाला वर्ग है वो पिछले जो दशक था उतना ही रहा, यानी 1961 और 1971 में कोई परिवर्तन नहीं आया, यह 53% ही रहा। इसके बाद 1981 की बात करें तो 1981 में 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग जो था उसकी जो आंकड़े हैं उसके आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं कि यह 40% हो गया, यानी कुछ कम हो गया। क्योंकि कुछ लोग यहाँ आप देखिए इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझिए कि जो बच्चे 1971 में इस आयु वर्ग में शामिल थे वो 1981 में इस आयु वर्ग में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर आ जाएगा तो उसमें से काफ़ी लोग यहाँ शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार जो वृद्ध जनसंख्या है उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो उस आधार पर आपको इन आंकड़ों को समझना है। तो आप देख रहे हैं कि 1981 में यह हो गया 54%, यानी 15 से 59 वर्ष की आयु के जो लोग थे वो कुल देश की जनसंख्या में 54% थे और 60 वर्ष से अधिक वाले थे 6%। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार उसके बाद धीरे धीरे 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें कमी आ रही है, यानी उसका प्रतिशत कम होता जा रहा है, क्योंकि जन्म दरें जो हैं वो
थोड़ी कम हुई हैं। तो यहाँ 1991 में यह 38% रहा, 2001 में 34%, 2011 में यह रह गया 29% और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक यह 0 से 14 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो भारत की पूरी जनसंख्या में सिर्फ 23% ही रह जाएगा। वहीं आप यहाँ देखें 15 से 59 का जो आयु वर्ग है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1991 में ये हो गया 56%, 2001 में हुआ 59%, 2011 में हो गया 63% और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक यह हो जाएगा 64%। अब साथ के साथ यह भी समझना है कि इस आयु वर्ग वाले अगली जो जनसंख्या की गणना होती है उसमें यहाँ भी चले जाते हैं, यानी 15 से 59 आयु वर्ग के कुछ लोग धीरे धीरे इस वाले समूह में भी जाते हैं और इस कारण इस समूह को भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 1991 में यह हुआ 7%, उसके बाद हुआ 2001 में यह 7% ही और 2011 में हो गया 8%, लेकिन 2026 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हो जाएगा लगभग 12%। और आप जानते हैं कि इन तीनों को जोड़ने पर 100 ही आएगा क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि अब हमारे देश के जो जन्म दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है और उसका प्रभाव इस जनसंख्या की आयु संरचना पर नज़र आ रहा है। भारत की जनसंख्या जवान है, युवा अधिक हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमारे देश की जनसंख्या एक जवान जनसंख्या है क्योंकि युवा लोगों की संख्या अधिक है। औसत आयु अन्य देशों की तुलना में कम है। यदि हम हमारे देश की औसत आयु की बात करें तो यह अन्य कई देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग का हिस्सा 11% कम हो जाएगा। यानी यदि हम 2001 और 2026 की तुलना करें तो 2001 में 0 से 14 वर्ष का जो प्रतिशत था वो था 34%। यहाँ हम देख करके आए हैं कि 2001 में यह 34% था और यह माना जा रहा है कि 2026 में यह 23% हो जाएगा। तो इस प्रकार इस संपूर्ण समय में जो परिवर्तन आ रहा है वो काफ़ी अधिक है। यानी 0 से 14 आयु वर्ग का जो हिस्सा है वो लगभग 11% 2026 तक ही कम हो जाएगा, जबकि 60 से अधिक आयु वर्ग का हिस्सा 5% बढ़ेगा। यदि हम 2001 में और 2026 में तुलना करते हैं तो 2001 में यह यानी 60 वर्ष से अधिक वाले जो लोग हैं उनका हिस्सा था 7% और 2026 में ये हो जाएगा 12%। यानी यहाँ पर लगभग 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। बच्चों, अब आपको यहाँ ये आयु समूह पिरामिड देखना है। यह पिरामिड वास्तव में हम 1961, 81, 2001 और 2026 इन 4 वर्षों के देखेंगे। 1961, 81 और 2001 के आंकड़े हमारे पास स्पष्ट हैं, वास्तविक हैं और 2026 के जैसा मैंने आपको बताया हम प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर या अनुमानित आंकड़ों के आधार पर उसे समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1961 का जो ये चार्ट है, पिरामिड है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। आप यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो दिया है नीचे ये प्रतिशत है और यहाँ बीच में आयु समूह दिए गए हैं और यह भारत की 1961 की स्थिति है। एक तरफ जो है पुरुषों के बारे में आंकड़े हैं और एक तरफ महिलाओं के आंकड़े हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आयु समूह दिए हैं। एक आप पहला आयु समूह देखें तो ये 0 से 4 वर्ष है, उसके बाद 5 से 9, उससे बाद 10 से 14। लेकिन यदि हम 3 बड़े आयु समूहों की बात करें तो यह हो गया आपका 0 से 14 वर्ष। जो पहला आयु समूह है वो हुआ 0 से 14 वर्ष। उसके बाद जो है वो है 15 से और 59 वर्ष, लगभग यहाँ तक। तो ये हुआ दूसरा आयु समूह 15 से 59 वर्ष और उसके बाद आप जानते हैं कि ये ऊपर वाला आयु समूह जो है वो है 60 वर्ष से अधिक।
और यदि हम इन आंकड़ों को देख रहे हैं इस पिरामिड के द्वारा, तो आप देख पा रहे हैं कि 1961 की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि ये फैला हुआ हिस्सा है। 0 से 14 आयु वर्ग का जो हिस्सा है वो काफ़ी फैला हुआ है, यानी इसका प्रतिशत काफ़ी अधिक है। 15 से 59 वर्ष का जो हिस्सा है वो भी कुछ फैला हुआ है, लेकिन अधिक फैला हुआ नहीं है। और ये हिस्सा यानी 60 वर्ष से अधिक वालों का हिस्सा काफ़ी सकड़ा है, यानी काफ़ी कम प्रतिशत इस जनसंख्या का 1961 में था। अब हम दूसरा पिरामिड देखते हैं, और ये पिरामिड है 1981 का, और इस पिरामिड को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस पिरामिड में भी उस पिछले पिरामिड की तरह ही एक तरफ पुरुषों के आंकड़े हैं, एक तरफ महिलाओं के आंकड़े हैं। यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है, और आयु समूह को आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं कि ये 3 जो शुरुआती समूह हैं ये हो गए आपके 0 से 14। तो ये 0 से 14 वाला जो समूह है वो हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये दूसरा समूह हो गया, और ये दूसरा समूह जो है वो है 15 से 59 वर्ष वाला। और उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं तीसरा समूह, और ये तीसरा समूह जो है ये है 60 वर्ष से ऊपर वाला। अब इसमें आप पुराने वाले पिरामिड की तुलना में कुछ अंतर देख रहे हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा 0 से 14 वर्ष वाला हिस्सा बहुत अधिक फैला हुआ था 1961 में। आप देखिए 1981 में उसकी तुलना में थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ नज़र आ रहा है। आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की जनसंख्या के लिहाज से यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ देखिए कि ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी 60 वर्ष से अधिक के जो उम्र के लोग हैं उनका जनसंख्या में हिस्सा पिछले जो पिरामिड था उसकी तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम तीसरे पिरामिड को देखेंगे जो कि इस अंतर को और स्पष्ट करता है। तीसरा पिरामिड है 2001 का। इस पिरामिड में आपको यह और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस पिरामिड में भी पुनः पुरुष और महिलाओं दोनों के आंकड़े दिए गए हैं। यह है जनसंख्या का प्रतिशत, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना अंतर आ रहा है। यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो अलग दिखाई दे रहा था वो अब एक तरीके से इस हिस्से से बहुत इसका अंतर नहीं नज़र आ रहा है। यानी ये जो 0 से 14 तक का हिस्सा था ये और इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी ये हिस्सा, उसमें बहुत अंतर नहीं नज़र आ रहा है। आप पिरामिड के अंतर को देखिए कि यहाँ ये कितना फैला हुआ है और अब इनमें और इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आ रहा है। ये हम तालिका में भी देख चुके हैं कि धीरे धीरे 0 से 14 जो आयु वर्ग का हिस्सा है वो कम होता जा रहा है। 1559 लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो 60 वर्ष से ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। अब यदि हम 2026 के आंकड़ों को देखें तो स्थिति यहाँ बहुत ही अलग नज़र आ रही है। तो इस स्थिति को आप देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 0 से 14 आयु वर्ष, उसके बाद 14 से 15 से 59 और फिर ये 60 से ऊपर। यहाँ जो मध्य हिस्सा है वो कितना बढ़ गया है, आप इस चीज़ को देखिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कितना कम हो गया है। यानी 0 से 14 आयु वर्ष वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी कम हो गया। यदि हम इसकी तुलना करते हैं सीधे 1961 से तो यह कितना अधिक फैला हुआ था, और अब ये देखिए ये कितना सकड़ा हो गया है। और साथ के साथ जो मध्य वाला हिस्सा है वो काफ़ी उभार लिया हुआ दिखाई दे रहा है, और इसे ही हम जनसांख्यिकीय लाभांश का नाम देते हैं। बच्चों, ये सारे पिरामिड आपको वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभांश की समझ को विकसित करते हैं।
जैसे जैसे अधिकाधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहने लगते हैं तो पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता जाता है और जैसे जैसे जन्म दर के नए मामले अपेक्षाकृत कम होते जाते हैं पिरामिड का सबसे निचला हिस्सा सकरा होता जाता है। तो यह सत्य है बच्चों कि जैसे जैसे लोगों की जो औसत आयु है वो बढ़ने लगती है या हम कहें कि लोग वृद्धावस्था में लंबा जीने लगते हैं तो वैसे वैसे पिरामिड का ऊपरी हिस्सा चौड़ा होता जाता है और साथ साथ जैसे ही जन्म दर की जो आंकड़े हैं वो कम होते जाते हैं वैसे वैसे पिरामिड का सबसे नीचे वाला हिस्सा सकरा होता जाता है। लेकिन जन्म दर में गिरावट काफ़ी धीमी गति से आती है, इसलिए 1961 से 1981 के बीच पिरामिड के सबसे निचले खंडों में अधिक परिवर्तन नहीं आया। तो हमने देखा कि 1961 से 1981 का जो पिरामिड था उसमें कोई बड़ा परिवर्तन हमें नज़र नहीं आ रहा था और इसका कारण यही है कि जन्म दर में जो गिरावट है वो काफ़ी धीमी गति से आती है, यह अचानक नहीं आती है। पिरामिड का बीच का हिस्सा बराबर चौड़ा होता जाता है क्योंकि कुल जनसंख्या में इसका हिस्सा बढ़ता जाता है। तो यह भी स्पष्ट है बच्चों कि यदि हम पिरामिड के बीच के हिस्से की बात करें तो हमने देखा कि यह लगातार चौड़ा होता जा रहा था और यह सत्य है कि यह प्रदर्शित करता है कि 15 से 59 आयु वर्ग का जो हिस्सा है वो कुल जनसंख्या में लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बीच वाले आयु समूहों में एक उभार बन जाता है जो 2026 के पिरामिड में साफ दिखाई देता है। तो हमने यह उभार अभी इस 2026 वाले पिरामिड में स्पष्ट रूप से देखा था कि इस बीच वाले हिस्से में एक उभार सा नज़र आ रहा है। इसी उभार को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। खास बात यह है कि यही उभार वास्तव में जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है। नीचे दिए गए चार्ट में यूपी व केरल की 2026 की अनुमानित जनसंख्या के पिरामिड दिखाए गए हैं। अब बच्चों ये अगला जो हम दो पिरामिड देख रहे हैं, इन दो पिरामिड में एक तरफ उत्तर प्रदेश का पिरामिड है और एक तरफ केरल का पिरामिड है। तो इन दोनों को हमें तुलना करनी है, दोनों के अंतर को हमें समझना है। देखिए यहाँ आप केरल वाला पिरामिड देख पा रहे हैं बच्चों और इस केरल के पिरामिड में 2026 में ये जनसांख्यिकी लाभांश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये उभार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश की स्थिति केरल की तुलना में काफ़ी अलग है। उत्तर प्रदेश की 2026 की जो स्थिति है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 0 से 14 वाला हिस्सा है और इसकी तुलना में जो 15 से 59 वाला हिस्सा है इसमें अभी तक उतना गहरा परिवर्तन नहीं है, यानी वैसा उभार नज़र नहीं आ रहा है जैसा कि केरल में नज़र आ रहा है। तो आप बच्चों इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो जन्म दरें हैं वो जब कम होती हैं तो ये जनसांख्यिकी लाभांश का जो अंतर है वो स्पष्ट होने लगता है या उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। और हम जानते हैं कि केरल की जन्म दर काफ़ी कम है जबकि उत्तर प्रदेश की जन्म दर अब तक काफ़ी अधिक बनी हुई है और इस कारण इन दोनों राज्यों के पिरामिड में इतना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है क्योंकि केरल में 2026 तक जनसांख्यिकी लाभांश का जो उभार है वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन यूपी की स्थिति में उतना स्पष्ट उभार नहीं दिखाई दे रहा है। और यह भी सच है कि आने वाले समय में जब यूपी में भी धीरे धीरे जन्म दर और कम हो जाएंगी तो यहाँ भी ये जो उभार की स्थिति है, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति है, वो दिखाई देने लगेगी। आयु संरचना में छोटी आयु के वर्गों की ओर झुकाव को भारत के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश में जो छोटी आयु की ओर झुकाव यानी जो संरचना हमने देखी, जिन पिरामिड्स को हमने देखा, तो 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग था उसमें बहुत अधिक जनसंख्या है और इस बात को हमारे देश के लिए लाभकारी स्थिति माना जाता है। इसकी तुलना पिछले दशक के पूर्वी एशियाई देश
देश और वर्तमान आयरलैंड से की जा सकती है। अब भारत की स्थिति की तुलना पिछले दशक के पूर्वी एशियाई देश, यानी जिस स्थिति में पूर्वी एशियाई देश पिछले दशक में थे और जो आज के समय में आयरलैंड की स्थिति है उससे की जा सकती है। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा मिल रहा है। यह भी सत्य है कि हमारे देश को इस जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि हमारे देश में 15 से 59 जो आयु वर्ग है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो कार्यशील जनता है उसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जितनी अधिक कार्यशील जनता होती है या जितनी अधिक कार्यशील जनसंख्या होती है उतना ही वह उत्पादन करने में सक्षम होती है। जनसांख्यिकीय लाभांश का कारण, तो यह हम देख रहे हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तव में क्यों मिलता है। तो स्पष्ट कारण है कि कार्यशील वर्ग की संख्या बड़ी हो जाती है जबकि वृद्ध लोगों की संख्या छोटी हो जाती है, यानी वृद्ध लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे तुलनात्मक रूप से कम होने लगती है और इस कारण भरण पोषण पर कम खर्च आता है। हम जानते हैं कि बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं ये पराश्रित समूह में आते हैं और जैसे जैसे इन दोनों वर्गों की जनसंख्या में कमी आती है और कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है, स्वतः ही उस विशेष देश को जनसांख्यिकीय लाभांश का जो फ़ायदा है वो मिलने लगता है। लेकिन ये लाभांश अपने आप मिलने वाला नहीं है, इसके लिए उचित नीतियों की समुचित पालना करनी होगी। ये भी सच है बच्चों कि ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ है या फ़ायदा है ये अपने आप ही मिलने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा उचित प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए और साथ के साथ उनका उचित प्रकार से पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये हमारी जो युवाओं की बढ़ती हुई जनसंख्या है ये वास्तव में हमारे देश को प्रगति के पथ पर बहुत आगे लेकर जा सकती है, लेकिन इसको होने के लिए, इसे वास्तविक धरातल पर लाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और साथ के साथ स्वयं युवा वर्ग की जिम्मेदारी भी काफ़ी बड़ी है। तो बच्चों, आज का भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अपने इस अध्याय को अगले भाग में जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।